कर दो तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में। और मैं हूं सुनील हालाखंडी। और इस बात आगे शुरू करूं उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं बात करूंगा दो वीडियो जो अभी हाल ही में मैंने सुने हैं। एक तो प्रसिद्ध यूट्यूबर और मराठी के वयोवृद्ध पत्रकार बाबू तोड़सेकर का, और दूसरे जयपुर डायलॉग के प्रमुख संदीप दीक्षित जी का। दोनों ये बात पे इंडिकेट कर रहे हैं कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं जो कि देश के विभिन्न भागों में चले गए थे और वहां पर से उनका पलायन शुरू हो गया है। भाऊ कहते हैं कि गुड़गांव जो कि हरियाणा में है और उसके आसपास के क्षेत्रों में एकदम से अचानक डोमेस्टिक में यानी डोमेस्टिक सर्वेंट हेल्प जो होते हैं, जो घर में छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे झाड़ू बर्तन पहुंचा और वगैरह वगैरह, वो लोग एकदम गायब हो गए थे और कमी हो गई थी इस तरह के वर्करों की। और ये खबरें देश के विभिन्न भागों से भी आ रही थी। उनका कहना है कि उनके जो दूसरे एक मित्र और युवा पत्रकार अभिषेक तिवारी है, उनका कहना है कि पटना से भी यही हो रहा है। वहां से भी लगातार जो लो वर्क एंड के वर्कर होते हैं जो कि रोहिंग्या जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनका भी वहां से पलायन हो गया और वहां पर इन छोटे छोटे कामों को जैसे ट्रक से माल ढोना आदि के लिए लोग नहीं मिल रहे। लेकिन आज इन सब के विशेष बात है जो जयपुर डायलॉग के संदीप दीक्षित है, उनका कहना है कि कलकत्ता के सियालदा रेलवे स्टेशन में भारी भरकम बहुत भीड़ है इस तरह के बांग्लादेशियों या रोहिंग्यास की, और वो सब लोग बॉर्डर के किसी स्टेशन पे जा रहे हैं जहां से फिर वहां उनको बांग्लादेश की तरफ जा सके। ये सब उनका कहना है। उनको ये उन लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया कि नहीं, ये लोग भारत के किसी दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है और जो सही भी है कि सियालदा रेलवे स्टेशन जो है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में दूसरे नंबर का है, पहला नंबर का हावड़ा है। तो जो हावड़ा रेलवे स्टेशन है उससे देश के विभिन्न भागों में ट्रेनें जाती हैं। सियालदा से जनरली बंगाल के स्टेट की ट्रेन से जाती हैं। तो ये लोग पहले कोई उन्होंने स्टेशन का नाम बताया, वहां पे जाएंगे और वहां से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे बांग्लादेश की तरफ। वहां पर बीएसएफ ने भी एक तरह से उनको विशेष सुविधा की और वो उनको हेल्प कर देते हैं कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाए। पंजाब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो बांग्लादेश का काउंटर पार्ट है, वो भी इन लोगों की हेल्प करता है और उस तरह से ये बांग्लादेशी बाहर चले जाते हैं। तो ये जो कुल मिला के हुआ, ये है एसआईआर का असर है। बंगाल में ममता दीदी ने काफी कोशिश की, यहाँ तक कि वो युद्ध सड़क पर भी उतर आई। उन्होंने उन बीएलओस को भी धमकी दी, हालांकि डायरेक्टली नहीं दी कि अगर वो ऐसा काम करेंगे तो फिर उन पर उनको यानी कि धमकी दी कि उनके साथ क्या होगा, ये वही बता सकते हैं कि क्या शब्द है। कई बीएलओ कई सरकारी अफसरों ने अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का ऑर्डर है तो वो ऐसा नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने कुछ 500 लोगों ने मना किया, उन पर चुनाव आयोग एक्शन भी ले रहा है। तो अच्छे से वहां पर एसआईआर शुरू हो गया। और बंगाल के जो एसआईआर, उसकी खास बात यह है कि संदीप दीक्षित बताते हैं कि जयपुर में भी यानी राजस्थान में भी ये चालू है और जो फॉर्म्स बंटने शुरू हुए हैं, तो राजस्थान में करीब 70% लोगों को जो वोटर्स हैं उनको ये फॉर्म दिए जा रहे हैं। ये फॉर्म 70% वो लोग हैं जो 2002 के एसआईआर के पहले से वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो और बंगाल में ये है केवल 36% यानी 68% लोग जो हैं वो बाद में जुड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2002 के बाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यास को मतदान लिस्ट में मतदाता लिस्ट में शामिल किया गया। और इसी का डर ममता बनर्जी को है, लेकिन अब तो शायद वो शुरू भी हो गया और वो शायद इसको बहुत ज्यादा रोक भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा होगा कि अगर उसने ज्यादा इसमें कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश की या अड़ंगे लगाने की कोशिश की तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो यही एक है कि एसआईआर इफेक्टिव होगा। उधर राहुल गांधी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुझे उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपने कितनी शिकायत क्यों नहीं की, तो राहुल गांधी का कहना था कि चुनाव करवाना की पूरी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और ये उनका ड्यूटी है कि वो सही बनाए। बिल्कुल सही उनका कहना है, लेकिन अगर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करे ताकि
जो सही तरीके से मतदाता सूची बन सके, और यही इलेक्शन कमीशन चाह रहा है और ये पार्टियां कर भी रही है। और राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम है, नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हर पार्टी का हर बूथ पर एक एजेंट होता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि जो करता है वास्तव में करता है कि नहीं करता है। उसकी ड्यूटी होती है कि वो मतदाता की अगर पहचान करे, अगर उसको कहीं डाउटफुल केस लगे तो वो उसको रोके और फिर उसको रिटर्निंग ऑफिसर के तुरंत ज्ञान में लाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी की एक अपनी खुद की गणित है, और कुल मिला के वो उनका इंटरेस्ट ना तो मतदाता सूची को सही करना है, नहीं कोई इलेक्शन, जो पुराने इलेक्शन हो गए उसको कोर्ट या वैधानिक रूप से चैलेंज करना है। उनका काम केवल एक तरह से माहौल बनाना है इसके विरुद्ध देश में कि चुनाव आयोग गलत है और इलेक्शन फर्जी हो रहे हैं। यही तो बातें प्रियंका गांधी भी दोहराती हैं, और वो हर समय जैन जी को भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद भूल गए कि भारत का जो युवा है वो ज्यादा एम्बिशियस है, पढ़ा लिखा है, और वो इस तरह के झांसे में आके सड़क पे आने वाला नहीं है बेबात। यहाँ यदि जरूरत पड़ी तो जरूर आएगा। और भारत में कोई भी क्रांति अब तक है वो सफल नहीं हुई है। सफल तो वैसे बांग्लादेश और नेपाल में भी नहीं हुई थी। हालांकि वहां पे सत्ता परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन मिला उन जिन तथाकथित विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं। वैसे के वैसे ढाक के 3 पार्ट है वहां पे, और देखा जाए तो स्थिति और भी बदतर हो गई है। तो ये है आज की खबर की, और मेरा छोटा सा टिप्पणी इस पर। आपको यदि अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको मेरे विचार कैसे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।